आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल के एक टॉपिक भू संचलन या पटल विरूपणी बलों के बारे में बात करेंगे। तो हम सब ये जानते हैं कि पृथ्वी पर जो परिवर्तन लाने वाले जो बल होते हैं उन बलों के द्वारा ही परिवर्तन पृथ्वी पर लागू होता है। तो ये परिवर्तन है इनके दो स्रोत होते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो बल उत्पन्न होते हैं उन्हें हम अंतर्जात बल कहते हैं। इन बलों से तो क्या है कि जो पृथ्वी के ऊपर की जो ज़मीन है उस पर असमानताएं हो जाती है। असमानता यानी कि जो समतल भाग है वो ऊपर नीचे हो जाता है और पृथ्वी के ऊपर की सतह पर जो बल उत्पन्न होते हैं उसे बहिर्जात बल कहते हैं। इन्हें समतल स्थापक बल भी कहते हैं क्योंकि ये बल जो है वो पृथ्वी के ऊपर की जो असमानताएं हैं उनको दूर करते हैं। अर्थात कि जब अंतर्जात बल पृथ्वी के ऊपर असमानताएं ला देते हैं तो उन्हें दूर करने के काम बहिर्जात बल करते हैं। अब से सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं अंतर्जात बलों की या एंडोजेनेटिक फोर्सेस की। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो आने वाले बल हैं उनको हम अंतर्जात बल कहते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया, ये आपके एक लाइन का ही क्वेश्चन भी बन जाता है। इस पृथ्वी में दो तरह के मूवमेंट्स या संचलन होते हैं। मतलब जिन अंतर्जात बलों की हम बात कर रहे हैं वो दो तरह से होते हैं। एक होता है क्षैतिज संचलन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और दूसरा होता है लंबवत संचलन या वर्टिकल मूवमेंट। अब हम ऊपर बात कर चुके हैं कि अंतर्जात बल के द्वारा पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी असमानताएं हो जाती हैं जिससे जो पृथ्वी के ऊपर है कई तरह के उच्चावच बन जाते हैं। हम सब जानते हैं कि पर्वत, पठार, मैदान, ब्रंश, इनको हम उच्चावच बोलते हैं। तो इस प्रकार की आकृतियाँ पृथ्वी के ऊपर निर्मित हो जाती हैं। चूँकि ये जो अब हम जाना शायद आप भी ये जानना चाहोगे कि ये अंतर्जात बल कौन कौन से होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम भूकंप और ज्वालामुखी की क्रियाओं को लेते हैं। इन्हें हम लोग आकस्मिक अंतर्जात बल भी कहते हैं। तो अब ये जो पृथ्वी की जो अंतर्जात बल है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये जैसे ज्वालामुखी और जो भूकंप है ये आकस्मिक संचलन में आते हैं और दूसरे होते हैं पटल विरूपणी बल या पटल विरूपणी संचलन। तो हम ऐसा करते हैं कि जो आकस्मिक जो संचलन है उसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि उसमें हम लोग भूकंप और ज्वालामुखी की बात करते हैं। इनसे जो घटनाएं भी उत्पन्न होंगी वो अचानक ही होती हैं। इससे जो पृथ्वी है बहुत ज़्यादा विनाशकारी तथ्यों को सहन करती है। इसके बाद हमने जो दूसरे पटल विरूपणी संचलन की बात की थी वो उनका थोड़ा सा हमें विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा। ये जो पटल विरूपणी बल या संचलन है इसमें पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाली लंबवत और क्षैतिज दोनों गतियाँ आती हैं। थोड़ा सा आप अंतर समझ लीजिए कि जब हम केवल पृथ्वी के अंदर से आने वाले बलों की बात करते हैं तब तो हम क्षैतिज और लंबवत संचलन की बात करते हैं। तो उसमें से जो आकस्मिक संचलन होते हैं वो तो होते हैं केवल भूकंप और ज्वालामुखी, और जब हम पटल विरूपणी बलों की बात करते हैं तो वो होते हैं क्षैतिज और लंबवत। और ये जो पटल विरूपणी बल जो होते हैं वो बहुत धीमी गति से काम करते हैं। बहुत हज़ारों वर्षों के बाद जाकर के इनका प्रभाव दिखाई देता है और बहुत बड़े बड़े स्थल रूपों का निर्माण हो जाता है इनसे।
तो जब हम सबसे पहले जब हम बात कर रहे थे कि भी तो क्षैतिज भी होते हैं और लंबवत भी होते हैं, तो इसमें सबसे पहले मैं क्षैतिजीय बलों को लूँगी। तो इसके दो वर्ग हैं, एक तो महादेशीय संचलन और दूसरा पर्वत निर्माणकारी संचलन। तो जो महादेशीय संचलन है उसे हम एपेरोजेनेटिक मूवमेंट कहते हैं। अब जो एपेरोजेनेटिक शब्द जो है जिस इसका ये ग्रीक भाषा के एपेरोज, जिसका शाब्दिक अर्थ महाद्वीप होता है, और जेनेसिस, जिसका अर्थ होता है उत्पत्ति, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। इस संचलन से महाद्वीपों में उत्थान और अवतरण और निर्गमन और निमज्जन की क्रियाएं होती हैं, और ये जो दोनों क्रियाएं हैं लंबवत संचलन की परिचायक है। एक तरह से मैं अभी थोड़ा सा आपको इसको क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने आपको पहले जो क्षैतिज बोला था उसकी जगह आप इसको क्षेत्रीय शब्द पढ़ें, क्योंकि हम लंबवत बल की बात पहले कर रहे हैं। और ये लंबवत संचलन जो है क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से इसको दो भागों में विभक्त किया था हमने। तो अब दिशा के आधार पर इनको हम पुनः दो भागों में विभक्त करते हैं, ऊपरी मुखी संचलन और अधोमुखी संचलन। अधोमुखी संचलन तो सबसे पहले जब हम इसमें ऊपरी मुखी संचलन को लेंगे, तो जो ऊपरी मुखी संचलन है उसमें महाद्वीप में दो तरह के उत्थान होते हैं। पहले एक बार में तो ऐसा होता है कि महाद्वीप का कोई भी भाग होता है वो अपनी समीपी सतह से ऊंचा उठ जाता है, इसे उत्थान अपलिफ्टमेंट या उभार कहते हैं। और दूसरे वर्ग में महाद्वीप का तटीय भाग सागर तल से जो पहले जलमग्न था उससे ऊपर उठ जाता है, इसे निर्गमन कहते हैं। यानी कि दो तरह का हो गया, या तो ज़मीन ऊपर उठेगी तो उसे हम उत्थान उभार कहेंगे, और अगर ज़मीन जल से ऊपर निकल आती है तो उसे निर्गमन कहते हैं। इसका दूसरा भाग है अधोमुखी संचलन या डाउनवर्ड मूवमेंट। इसमें भी दो तरह के धसाव होते हैं। पहले भाग में कोई स्थल जो है वो अपनी पास की ज़मीन से नीचे धंस जाता है, इसे अवतरण कहते हैं। और या फिर कोई ज़मीन जो है वो समुद्र के नीचे चली जाती है, उसे हम निमज्जन कहते हैं या सबमर्जेंस कहते हैं। तो ज़्यादातर ये जो वैसे अवतरण की जो क्रिया है वो तटीय भाग पर या महाद्वीपों के बीच में कहीं भी हो सकती है, लेकिन निमज्जन की क्रिया तटीय भागों पर या फिर सागरीय भागों में ही हो सकती है। तो अभी हमने चूँकि ये महादेशीय संचलन की बात की थी, अब हम पर्वतीय संचलन की बात करेंगे। पर्वतीय संचलन शब्द को इंग्लिश में ओरोजेनेटिक मूवमेंट कहते हैं। तो जो ओरोजेनेटिक मूवमेंट शब्द भी ग्रीक भाषा से लिया गया है, इसके जिसे ओरोज, इसका अर्थ होता है पर्वत, और जेनेसिस जिसका अर्थ होता है उत्पत्ति, दो शब्दों से मिलकर बनाए। मतलब इसको संक्षिप्त रूप में अपन पर्वतन बल या पर्वतन कहते हैं। इस पर्वतन बल के अंतर्गत जो बल हैं वो क्षैतिज रूप में काम करते हैं, इसलिए इसे क्षैतिज बल या स्पर्श रेखीय बल या टेंजेंशियल फोर्स भी कहते हैं। ये बल दो रूपों में काम करता है। जब बल दो विपरीत दिशा में कार्य करता है तो उसे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, टेंशन की उत्पन्न हो जाती है, और इसे तनाव मूलक बल कहते हैं। तनाव के कारण धरातल में भ्रंश, फॉल्ट, दरार, फ्रैक्चर और चटकने, क्रैक्स पड़ जाती है। और जब अब बल आमने सामने काम करते हैं तो संपीड़न होने लगता है, और इसे संपीड़नात्मक बल या कंप्रेशनल फोर्स कहते हैं। इससे धरातलीय चट्टानों में संवलन और वलन, फोल्ड्स पड़ जाते हैं। अब चूँकि हमारा ये पर्वतीय संचलन या क्षैतिज संचलन वाला
कार्य हम बात कर रहे हैं। तो जब हमने अभी बात की थी कि इन सब स्थितियों में पृथ्वी पर वलन बन जाते हैं, भूपटलीय बंकन या मुड़ाव हो जाता है, नति नमन या डिप की बात करेंगे हम इसमें, और अभिनति अपनति वनति लंब वगैरह की बात करते हैं एक तरह से। तो इसके बारे में हम सब आगे जब विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जब क्षैतिज संचलन, आपको मैंने बताया था पहले कि क्षैतिज संचलन को या तो विपरीत दिशा में काम करता है, उससे तनाव उत्पन्न होता है, या फिर आमने सामने की ओर काम करता है तो उससे संपीड़न होता है। अब जब जो क्षैतिज संचलन है वो जब आमने सामने काम करता है तो धरातलीय चट्टानों में बंकन या मुड़ाव हो जाता है, क्रिस्टल बैंडिंग हो जाती है। इसका मतलब ये है कि मुड़ाव जो होता है वो भी दो रूपों में होता है, संवलन के रूप में या वलन के रूप में। जो संवलन है वो तो काफ़ी दूर दूर तक विस्तृत क्षेत्रों में होता है। इससे पूरा जो पृथ्वी का काफ़ी बड़ा सारा भाग या तो ऊपर उठ जाता है या नीचे दस जाता है। और इस क्षैतिज संचलन के कारण या संपीड़न के कारण धरातल के बीच का भाग गुंबद के आकार में ऊपर उठ जाता है, उसे उत्संवलन कहते हैं। और जो धरातली भाग नीचे की ओर मुड़कर धस जाता है उसे बेसिन या गड्ढा कहते हैं, और इसे अवसंवलन कहते हैं। और मान लीजिए आपकी ये धरातली चट्टान है, इसमें ये ऊपर या नीचे उठने की जो धंसने की क्रिया होती है वो बहुत लंबी होती है, तो उसे हम वृहद संवलन या ब्रॉड रैप कहते हैं। तो एक तरह से ये तो हमने बात की थी कि जब आमने सामने चट्टानें जो हैं जब एक दूसरे की ओर कार्य करती हैं या एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं और क्षैतिज संचलन का कार्य होता है, तब ये इस प्रकार के वलन आपके सामने संवलन या बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं वलन के बारे में, क्योंकि मैंने आपको पहले जब ये बताया था कि पृथ्वी के कोई सी भी परतें या क्षैतिज संचलन होता है या हॉरिजॉन्टली जो संचलन होता है उससे वलन बनते हैं। तो चूँकि वलन वाला जो टॉपिक है वो काफ़ी विस्तृत रूप में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं पृथ्वी के ये जो अंतर्जात बल द्वारा जो क्षैतिज संचलन है, इसकी वजह से संपीड़न की जब स्थिति उत्पन्न होती है तो चट्टानों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं। अब आप थोड़ा सा इन दोनों में जो भूपटलीय बंकन या वलन का कार्य है उसमें दोनों में अंतर समझ लीजिए। मैंने आपको ये कहा था कि जब मान लीजिए संवलन जो है वो कई हज़ारों किलोमीटर तक में होता है, जबकि वलन जो है वो थोड़े से क्षेत्र में भी हो जाता है। तो उसमें इस तरह के जो मोड़ होते हैं छोटे छोटे उनको हम वलन कहते हैं। वलन में से कुछ भाग तो ऊपर उड़ जाता है और कुछ भाग नीचे धस जाता है। ऊपर उठे हुए भाग को हम अपनति कहते हैं, एंटीक्लाइंस कहते हैं, और नीचे धसे भाग को हम अभिनति या सिंक्लाइंस कहते हैं। वैसे तो देखा जाए तो ये वलन जो है वो वृहद संवलन के ही लघु रूप होते हैं, मतलब इन दोनों में क्षैतिज संचलन ही वर्क करेगा। वास्तव में क्या होता है कि जो वलन जो है वह संवलन का लघु रूप होता है, छोटा रूप होता है, और हर वलन में दोनों ओर के भागों को वलन की भुजाएं कहा जाता है। वलन की दोनों भुजाओं के बीच में अपनति के उच्चस्थ या अभिनति के निम्नस्थ भाग से गुजरने वाली कल्पित रेखा को वलन का अक्ष कहते हैं। मेरे ख्याल से अब ये थोड़ा सा अभी आपको इस चैप्टर में तो थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ा देती हूँ। अगले चैप्टर में हम इनको थोड़ा सा चित्र के द्वारा भी समझने की कोशिश करेंगे। तो जो किसी भी स्थल की संरचना को समझने के लिए हमें नति और नतिलम जैसे शब्दों के अर्थ भी जानना बहुत ज़रूरी है। नति नमन या डिप,
हमारे सामने अगर जैसे परतदार या जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं, वो क्षैतिज तल के सारे कुछ अंश का कोण बनाते हुए झुकी हुई रहती हैं। इस झुकाव को नत्ती या डिप कहते हैं। तो साथ में जो नतिलंब होता है, नत्ती के साथ समकोण बनाने वाली रेखा को झुके हुए स्तर पर नतिलंब कहते हैं। 90 डिग्री का कोण बनाता है। और जो अपनति होती है वो अंतर्जात बल के कारण क्षैतिज संचलन द्वारा चट्टानों के स्तरों में सिकुड़ने के कारण उत्पन्न बलन जो है वो उसका भाग ऊपर उठ जाता है, उसे अपनति कहते हैं। और इसकी जो साधारण अपनति में दोनों भुजाओं में चट्टानों के स्तरों का झुकाव विपरीत दिशा में होता है। कभी कभी वलन इतना अधिक हो जाता है कि अपनति का नतिकोण अत्यधिक हो जाता है और ढाल खड़े हो जाते हैं। अपनति के दोनों ओर के ढाल बराबर होते हैं, इसे सममित अपनति कहते हैं। और दोनों ढालों के असमान होने पर इसे असममित अपनति कहते हैं। और जो अभिनति होती है उसमें वलन का जो भाग नीचे मुड़कर धंसता है उसे अभिनति कहते हैं। तो इनमें से अब हम थोड़ा सा, ये तो कुछ मुख्य बातें थी, इसके अलावा हम थोड़ा सा वलन के प्रकार के बारे में जानेंगे। वलन जो है कई प्रकार के होते हैं। सम्मित वलन, असम्मित वलन, एक दिग्नत वलन, समन्वित वलन, परिवलत वलन। एक तरह से आप ये देखिए कि हम यहाँ पर फोर्सेस की या बल की बात कर रहे हैं। चाहे पृथ्वी के आंतरिक भाग से बल ऊपर की ओर लगे, चाहे पृथ्वी के ऊपरी भाग से नीचे की ओर बल लगे, दोनों स्थिति में पृथ्वी पर कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य आता है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि पृथ्वी के अंदर से अगर बल ऊपर की ओर लगेगा तो पृथ्वी में ऊपर की ओर कहीं उठाव हो जाएगा, कहीं धंसाव हो जाएगा। लेकिन अगर पृथ्वी से ऊपर की तरफ जो बल लगते हैं वो पृथ्वी को समतल रूप देने का काम करते हैं। इन्हीं से बनने वाली विभिन्न आकृतियों का हम इस पाठ में अध्ययन कर रहे हैं। तो जब वलन की बात करेंगे उसके बाद हम ग्रीवा खंड या नापी की बात करेंगे, और इसके पश्चात हम भूपटल विभंग की बात करेंगे, भ्रंश की बात करेंगे, भ्रंश के प्रकारों की बात करेंगे। इसके अलावा जो एक मेन इस प्रकार के बल से बनने वाली रिफ्ट घाटी है उसका भी थोड़ा सा परिचय हम इस चैप्टर में लेना चाहेंगे। तो इस प्रकार से ये चैप्टर वैसे बहुत इजी है, वलन के बारे में, इन बलों के बारे में बताता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले प्रकार का वलन। पर पहले प्रकार के वलन से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि जो वलन का स्वभाव जो होता है वो बहुत सारी बातों पे निर्भर करता है। अगर मान लीजिए चट्टान बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या कोमल और फ्लैक्सिबल या लचीली है तो वलन ज़्यादा हो जाएगा। नेचुरली आप कोई चीज़ जो है बहुत कोमल है तो जल्दी से उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, जबकि इसकी विपरीत स्थिति होने पे वलन साधारण होता है। और मान लीजिए संपीड़न में बहुत भिन्नता पाई जा रही है तो वलन में भी बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। सामान्य वलन की दोनों भुजाओं के झुकाव बराबर होते हैं, परंतु वास्तविकता में होता है कि एक वलन की दो भुजा के झुकाव अलग अलग भी हो सकते हैं। इस आधार पर हम वलन को कई प्रकारों में व्यक्त करते हैं। पहला वलन हम लेंगे सममित वलन, सिमेट्रिकल फोर्स। एक बिल्कुल जो साधारण प्रकार का जो वलन होता है उसे हम सममित वलन कहते हैं। और सममित का जो अर्थ है वही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें समानता होती है। सममित वलन की जो दोनों भुजाएं हैं उनका झुकाव बराबर होता है, एक तरह से खुला हुआ होता है। दूसरा है असममित वलन,
जिसे हम एसिमेट्रिकल फोल्ड कहते हैं। इस वलन की दोनों भुजाओं में असमानता होती है। तो